इस फ्रॉग का नाम रखेंगे बशीरा। जो आप बोलोगे वही रखेंगे। जो इस बार कमेंट सेक्शन में बता देना, अगले लेक्चर से वही का नाम मशहूर करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस फीमेल को पकड़ लेता है, मतलब ये जो मेल बशीर साहब हैं, ये नाजिया को पानी में पकड़ लेंगे। हो सर, कैसी बातें कर रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेल फ्रॉग आपको पता है क्या नाम है इसका? बशीरा। और फीमेल फ्रॉग का नाम क्या रखें? जो आप बोलो, नाजिया। समझ आया कि नहीं आया? अब होता क्या है, हो बेटा ज़ूलॉजी पढ़ने आया है, अरबी के क्लास में नहीं आया है। मुझे बताना पड़ेगा, ऐसी चीजें आपकी किताब में लिखी हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा देखो, बशीर साहब ने ऐसे नाजिया को ऐसे पकड़ लिया और आप इसके हैंड पे देखो ना, डड्डू पढ़ना है। डड्डू मतलब फ्रॉग पढ़ना है। फ्रॉग डड्डू डड बोलते हैं किसी जगह पे, जम्मू में वगैरह डड बोलते हैं, तो कश्मीरी में क्या बोलते हैं? तो बशीर साहब प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, डॉर्सल वाली साइड पे मैं क्या बोल रहा हूँ? बशीर पीछे से डार्क ग्रीन कलर का होता है और डार्क छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं। फिर मैंने क्या बोला? हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबश्शिर, आसिया, रुखसाना, फरजाना, सब बढ़िया सर। क्या कर रहे हो? जाग रहे हो ना बीबी? क्यों नहीं जागोगे? कल सुबह पेपर है, हम भी आप तुम्हारे साथ जगा हुआ है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मत ये सोचते हो कि मैं अकेला बैठ के पढ़ रही हूँ या अकेले बैठ के पढ़ रहा हूँ तो कोई भूत या जिन्नात आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चुपचाप किताबें खोलो और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है बशीर साहब? ओके। कोठे ते आ माया, कोठे ते आ माया, बस ना ते बस माया, नीते खसमानु खा माया। मुझे भी इस शेर की कुछ इतनी अच्छे से समझ नहीं है, बट टोनिंग बड़ी अच्छी है इसकी, इसलिए मैंने सोचा सुना देते हैं आज बशीर साहब को। अच्छा, अब क्या है? दैट इज नया वन शॉट क्या है? दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रॉग। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रॉग वो क्या है? दैट इज, आज हमने अपनी लैंग्वेज में बोलूंगा तो डड्डू पढ़ना है। डड्डू मतलब ये है ना रखा हुआ डड्डू, डड्डू पढ़ना है। डड्डू मतलब फ्रॉग पढ़ना है। फ्रॉग डड्डू डड बोलते हैं किसी जगह पे, जम्मू में वगैरह डड बोलते हैं, तो कश्मीरी में क्या बोलते हैं? तो बशीर साहब प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, फ्रॉग का एक साइंटिफिक नाम है, ठीक है, एक साइंटिफिक नाम है जिसका नाम क्या है? दैट इज राना टिग्रीना, ठीक है। ये फ्रॉग का क्या रहेगा? साइंटिफिक नाम रहेगा। मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ द फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज इंडियन बुल फ्रॉग। ये आपके सामने है, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। मैं इसको जंप मार के भी बताऊंगा। और इस फ्रॉग का नाम रखेंगे बशीरा। जो आप बोलोगे वही रखेंगे। जो इस बार कमेंट सेक्शन में बता देना, अगले लेक्चर से वही का नाम मशहूर करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस फ्रॉग, ये एनिमल है तो किंगडम कौन सा है? दैट इज एनिमेलिया। अच्छा, फाइलम कौन सा है? फाइलम है दैट इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब हो गया इसमें नोटोकॉर्ड होती है। और क्लास कौन सी है? दैट इज एम्फीबिया। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, ये हमारे पास फ्रॉग है। फ्रॉग का क्या पढ़ना है? इसकी मॉर्फोलॉजी भी पढ़नी है, इसकी एनाटॉमी भी पढ़नी है। मतलब इस बशीर साहब का क्या पढ़ना है? एक्सटर्नल अपीयरेंस भी पढ़नी है और इसको कट के इंटरनल इसके स्ट्रक्चर भी पढ़ने हैं। अच्छा, ये रहता कहां है? ये रहता है लैंड में, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और फ्रेश वाटर में भी रहता है। अच्छा, इसकी एक और खास बात है क्या? कि भाई ये
इन्वायरमेंट को मिमिक करता है। ये इन्वायरमेंट को क्या करता है? मिमिक करता है। मतलब जैसे ही ग्रीन कलर में जाएगा तो अपने ग्रीन ग्रास में जाएगा तो ग्रीन कलर कर लेगा, पत्थरों के पास जाएगा तो अपनी कलर भी पत्थरों जैसा कर लेगा। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं है? तो ये मिमिक करता है इन्वायरमेंट को ताकि ये अपने शिकार को बेवकूफ बना सके या कोई इसको शिकार या कोई इसका शिकार ना कर सके। मान लो ये घास में बैठा है, आगे से सांप आ गया तो ये घास में अगर ब्लैक कलर का हुआ दिखेगा तो ये क्या करेगा? अपना कलर चेंज कर देगा। किस कलर में? ग्रीन कलर में। इसको बोलते हैं मिमिक्री, और ऐसी मिमिक्री को बोलते हैं कैमियोफ्लेज। कैमियोफ्लेज का मतलब हो गया कि अपना कलर बदल लेना। पहला क्या था? हैबिटेट। दूसरा मैंने बोला इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं मिमिक्री करना। अच्छा, होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। ठीक, अच्छा सुनना, इसके बाद मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं मेल और फीमेल फ्रॉग पे, थोड़ा अच्छे से समझ लेते ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बने इसको पढ़ने के लिए। देखो, मेल फ्रॉग आपको पता है क्या नाम है इसका? बशीरा। और फीमेल फ्रॉग का नाम क्या रखें? जो आप बोलो, नाजिया। समझ आया कि नहीं आया? अब होता क्या है होता क्या है कि फीमेल जाती है पानी में, दैट इज नाजिया गई पानी में, फिर मेल भी जाता है कहां पे? पानी में। और ये जो मेल होता है ये फीमेल को पकड़ लेता है। मतलब ये जो मेल बशीर साहब हैं ये नाजिया को पानी में पकड़ लेंगे। हो सर, कैसी बातें कर रहे हो? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बेटा ज़ूलॉजी पढ़ने आया है, अरबी के क्लास में नहीं आया है। मुझे बताना पड़ेगा, ऐसी चीजें आपकी किताब में लिखी हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा देखो, बशीर साहब ने ऐसे नाजिया को ऐसे पकड़ लिया, और आप इसके हैंड पे देखो ना, एक हैंड के मतलब इसकी जो हैंड है उसके ऊपर ना कैप्चर करने के लिए इसके पास होता है न्यूप्चुअल पैड। न्यूप्चुअल पैड का दूसरा नाम होता है कॉप्यूलेटरी पैड भी बोलते हैं। होप आपको इतनी चीज समझ आई है। अच्छा, जो मेल होता है ना उसके पास वोकल सैक होता है जिसकी वजह से वो आवाज निकाल सकता है। ड्र ड्र, नाजिया ड्र, बशीर बुला रहा है। कहां पे? पानी में। ठीक, अच्छा, जो फीमेल होती है वो तकरीबन 2500 एग ले करती है। एग एक ले नहीं करती है, बहुत सारे अंडे ले करती है। उसे पता है कि वो फर्टिलाइजेशन बाहर होनी है। फर्टिलाइजेशन क्या होनी है? बाहर होनी है। तो ये अंडे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस किए जाते हैं कि अगर कोई रह जाए तो उसको मतलब उसकी जगह कोई दूसरा अंडा होना चाहिए। स्पर्म भी यहीं पे बाहर आते हैं और ये क्या करते हैं? दोनों फर्टिलाइज करते हैं और हमारे पास क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट के पास इसके बाद इसका एक लार्वल स्टेज आती है जिसको आप क्या बोलते हो? बचपन से बोलते हो टेडपोल। टेडपोल हेड होता है और टेल होती है। यहां पे बहुत सारे स्पर्म, बहुत सारे एग, बहुत सारे टेडपोल्स बनेंगे। आप देखना फ्रेश वाटर में जाके, जहां पे फ्रॉग्स वगैरह रहते होंगे तो छोटे छोटे ब्लैक कलर के बहुत सारे टेडपोल होंगे, और फिर ये टेडपोल दोबारा अडल्ट बनते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, जिसमें टेडपोल किस में कन्वर्ट हो जाता है? दैट इज एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, 3 की फीचर हैं फ्रॉग के। एक तो ये कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड या पोक्यूलोथर्मिक है। मतलब इसका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ बदल जाता है, इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो जाता है। अगर बाहर 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री, मतलब इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी 20 डिग्री हो जाता है। ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकता जैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है।
तो कांस्टेंट नहीं होता, तो इनके लिए खतरा होता है, तो ये अपने आप के लिए एडाप्टेशन लाते हैं, बाद में बताएंगे। फिर मैंने आपको बोला कि ये कैमियोफ्लेज या मिमिक्री कर सकते हैं, बताया ना दूसरी। देखो पेड़ पे है तो पेड़ जैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर की एरिया में तो ग्रीन जैसा हो जाएगा, अच्छा पत्ते पे है तो पत्ते जैसा हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा देखो ये अडॉप्ट कर रहा है अपने आप को एनवायरनमेंट में ताकि इसका कोई शिकार ना कर सके। अच्छा फिर है एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। जो एस्टिवेशन होती है, ज्यादा गर्मी हो जाए तो ये चले जाते हैं समर स्लीप में, क्योंकि इसका बॉडी का टेम्परेचर भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है समर में। और अगर ज्यादा कोल्ड कंडीशन हो जाए तो ये विंटर में भी सो जाते हैं, विंटर स्लीप भी करते हैं। होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी। अब मैं बता रहा हूं, मैं अब ये क्या बता रहा हूं, मैं अब फ्रॉग का एक्सटर्नल अपीयरेंस बता रहा हूं। एक्सटर्नल अपीयरेंस का मतलब क्या हो गया? मैं अब फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी बता रहा हूं। फ्रॉग की क्या बता रहा हूं? मॉर्फोलॉजी बता रहा हूं मैं। अगर अच्छे से देखो, ये आपके सामने फ्रॉग है, क्या है? फ्रॉग है, ये आपके सामने फ्रॉग है। देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं इट इज डार्क ग्रीन इन कलर विद अ इररेगुलर स्पॉट ऑन द डॉर्सल साइड। ये डार्क ग्रीन कलर होता है और छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं इसके पीछे वाली साइड पे, डॉर्सल वाली साइड पे। मैं क्या बोल रहा हूं? बशीर पीछे से डार्क ग्रीन कलर का होता है और डार्क छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं। फिर मैंने क्या बोला? वाइल इन वेंट्रल साइड इट इज पेल येलो। और अगर मैं इसको सीधा करके ऐसे सीधा कैसे कर दूं तो इस साइड से ये पेल येलो कलर का होता है। मॉइस्ट और स्लिपरी स्किन होती है, इसकी स्किन मॉइस्ट होती है, गीली गीली होती है और स्लिपरी होती है। ये एब्जॉर्ब करता है वाटर थ्रू स्किन एंड नेवर ड्रिंक वाटर। डड्डू कभी पानी नहीं पीता। बशीरा कभी, ये वाला बशीरा जो मेरा फेवरेट बशीरा है, फ्रॉग बशीरा है, ये कभी पानी नहीं करता और ये स्किन से ही ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। ऐसी रिस्पायरेशन को क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। अब मेरे सामने ये पूरा फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी है, बाहर की अपीयरेंस है। देखो ध्यान से, ये नाक है, नॉस्ट्रिल है, ये पहले मैं बता रहा नॉस्ट्रिल है। फिर उसके बाद ये नाक के ऊपर ऐसे स्नाउट बोलते हैं इसको। फिर ये क्या? आंख है। और ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन किस रीजन में आ जाता है? हेड रीजन में आता है। कौन से रीजन में आ जाता है? हेड रीजन में। अब देखो ध्यान से, तो ये इसका माउथ है और इसके नीचे वोकल सैक है जिसकी वजह से ये आवाज निकालता है। जैसे हमारा कान होता है, इसका कान नहीं होता, इसका एक्सटर्नल कान एब्सेंट होता है और अंदर जाके एयर ड्रम होता है, उसको क्या बोलते हैं? टिम्पैनम। क्या बोलते हैं? टिम्पैनम। अच्छा अब ध्यान से देखना, ये इसकी बैक साइड है, ठीक है। फिर ये इसकी ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं मिड डॉर्सल लाइन, ठीक। फिर अगर अच्छे से बोलूं तो इसके पास जो स्किन है वो ड्राई वाटरी स्किन है, मतलब वाटरी जैसी स्किन है। फिर उसके बाद ये डर्मल पैलिका है, ये वाला और ये वाला क्या? ये वाली और ऐसी लाइन, इसको बोलते हैं डर्मल पैलिका। और ये पीछे जो पूरा बचता है इसको बोलते हैं ट्रंक। बात समझ आई कि नहीं है? फिर ये देखो ध्यान से, इधर देखना, इसके ये ऐसे हाथ है, ऐसे डड्डू ऐसे हाथ हैं, ऐसे हाथ हैं, ये ऐसे हैं, ठीक है, ये ऐसे, इसको फोर लेग बोलते हैं, ठीक। फोर लेग में ये जो हाथ के डिजिट हैं, ये जो हाथ के डिजिट हैं, इनमें वेबिंग नहीं होती। वेबिंग मतलब उंगलियां जुड़ी नहीं होती स्किन से। बट अगर आप हाइंड लेग देखो तो ये ज्यादा मोटी होती है, मस्कुलर होती है और इसमें हाथ की उंगलियां ऐसे क्या की होती हैं? जुड़ी होती हैं, ठीक। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। जो बॉडी है वो किस तरह से डिविजिबल है? एक हेड वाला रीजन है, एक ट्रंक वाला रीजन है। समझ आया कि नहीं आया? अब सुनना ध्यान से, अच्छे से समझना, ठीक। उसके बाद इसके पास नेक और टेल नहीं होती। पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, आगे दो नाक के दो सुराख होते हैं, टिम्पैनम होता है, आंख होती है और आंख के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। और माउथ ऐसे टर्मिनल होता है, जैसे टर्मिनल मतलब ऐसे है ना, माउथ यहां टर्मिनल होगा, हमारा माउथ मंट्रल है, इनका माउथ टर्मिनल है, ठीक। अच्छा और आगे चलें। अच्छा, फोर लिम्ब शॉर्ट होती है, आगे वाले हाथ शॉर्ट होते हैं, उनमें 4 उंगलियां होती हैं। बशीर के अगले
पहले वाले हाथ में 4 उंगलियां, फर्स्ट डिजिट हैव कॉपुलेटरी पैड, जिससे वो नाजिया को पकड़ेगा ड्यूरिंग मेटिंग या कॉपुलेशन, ठीक है। हाइंड लिम्ब मतलब पीछे वाली लिम्ब इज मोर मस्कुलर, पीछे वाली लिम्ब क्या है, मोर मस्कुलर विद 5 वेब्ड डिजिट, और पीछे क्या है, 5 वेब्ड डिजिट। वेब्ड डिजिट मतलब हर उंगली दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। मैंने वोकल सैक के बारे में बता दिया, ठीक, मैंने पीछे वाले वेब डिजिट के बारे में बता दिया, और ये देखो यहां पे दिख रहा होगा वो कॉपुलेटरी पैड, जिससे बशीर नाजिया को पकड़ता है, मेल फीमेल फ्रॉग को पकड़ता है। अब मैंने एनाटॉमी पढ़नी है। एनाटॉमी में क्या होगा, एनाटॉमी मतलब उसके अंदर के सिस्टम पढ़ने हैं। जो पहला सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, कट शॉर्ट खत्म करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ क्या करेगा, फूड करेगा। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो, ये फ्रॉग का मुंह खुला है, ये फ्रॉग का मुंह खुला हुआ है, ऐसे खुला, तो इसके पास माउथ है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, माउथ है, और फिर ये पूरी पाइप है जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और एट द एंड अगर आप ध्यान से देखो, एट द एंड हमारे पास कोलाइका ओपन होता है। कोलाइका ऐसी ओपनिंग होती है जहां से यूरिन भी इंटर करता है और गैमिट्स भी इंटर करते हैं, और फ्रॉग की पॉटी भी वहीं से बाहर आती है। कोलाइका एक ऐसी कॉमन ओपनिंग है जिससे स्पर्म, गैमिट, यूरिन, सुसु या पॉटी भी बाहर आती है। और एक ध्यान से देखो तो एक एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, जैसे हमारे केस में होता है। देखो ध्यान से अच्छे से समझना, इसके ऊपर वाले टीथ है, वोमिनाइड टीथ है, ठीक है। फिर बल्जिंग ड्यू टू आई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिफाफे के ऊपर इधर कोई चीज रख दो तो क्या नीचे से वो थोड़ा सा बल्ज हो जाता है ना, वैसे आंखें इसके पीछे रखी हुई है और ये थोड़ा बल्ज कर रहा है, ठीक है। फिर इंटरनल नियर्स हैं, मतलब जो सुराख यहां से गए और पीछे से भी, मतलब ये सुराख हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ये दोनों सुराख अंदर से भी खुलते होंगे, है ना, वो इधर भी खुलते हैं, इंटरनल लेयर्स। फिर क्या है, ओपनिंग ऑफ स्टिशियन ट्यूब, कान से जो ओपनिंग आती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज स्टिशियन ट्यूब। फिर देखो ओइसोफेगस है, हमें ये ऊपर वाला एरिया नहीं पढ़ना, सिर्फ याद रखो ये माउथ है, ये स्टिशियन ट्यूब है। फिर इसमें स्टोमक आता है, फिर इधर पाइलोरस है, पाइलोरस आगे वाला पार्ट है, स्टोमक से थोड़ा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर कोलन है, और फिर क्या आता है, कोलाइका आता है। इसमें लीवर होता है जो बाइल सिक्रीट करता है, और गाल ब्लैडर इस बाइल को क्या करता है, कंसंट्रेट करता है। मतलब यहां पे डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रीट होते हैं ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो सके फ्रॉग के खाने की। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम इन फ्रॉग, अच्छे से बोलूं, ओइसोफेगस, लीवर है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, और देखो ये वाली ओपनिंग को क्या बोला गया, कोलाइकल, क्योंकि इसके थ्रू पॉटी भी, सुसु भी और गैमेट भी बाहर आते हैं। अच्छा देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है उसको अच्छे से समझ लो। क्या बोला, फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब, टंग 2 लोब होते हैं उसको कैप्चर करते हैं। डाइजेशन स्टार्ट इन स्टोमक, वहां पे एचसीएल और एंजाइम होते हैं। काइम इंटर इनटू द ड्यूडिनम, और जो स्टोमक से नीचे खाना चले जाता है उसको बोलते हैं काइम, ठीक है, वो ड्यूडिनम में जाता है। ड्यूडिनम रिसीव द बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस बाय अ कॉमन बाइल डक्ट, मतलब वहां पे लीवर भी है, पैनक्रियाज भी हैं जो जूस सेक्रेट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में डालेंगे ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो जाए। डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ विलाई, और इनके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी विलाई होती हैं एंड माइक्रो विलाई होती है ताकि वो डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर दें। और जो अनडाइजेस्टिव फूड जिसको पॉटी के बोलते हैं वो रेक्टम में जाता है, और रेक्टम से कहां जाता है, कोलाइका में जाता है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम वो सिस्टम जो रिस्पायरेशन में मदद करेगा। इसकी रिस्पायरेशन 3 तरह से हो सकती है। कितनी तरह से हो सकती है, 3 तरह से हो सकती है। एक क्यूटेनियस रिस्पायरेशन हो सकती है थ्रू स्किन, ठीक है, ये तब होगी जब पानी में पानी में भी इससे होती है, लैंड में भी इससे होती है, और जब वो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में भी जाता है तब भी वो स्किन से रिस्पायर करता है। अच्छा, जब वो लैंड पे होगा तो वो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी करेगा, बुकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन भी करेगा और पल्मोनरी रिस्पायरेशन भी करेगा।
क्यूटेनियस मतलब स्किन से रिस्पायरेशन करेगा। बुक्कोफेरेंजियल मतलब माउथ के एरिया से रिस्पायरेशन करेगा। और पल्मोनरी मतलब लंग्स का इस्तेमाल करेगा। मतलब जब वो लैंड पे होता है वो तीनों का इस्तेमाल करता है। ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखा जाए क्यूटेनियस रिस्पायरेशन पानी में भी होती है, लैंड में भी होती है, एस्टिरेशन में भी होती है और हाइबरनेशन में भी होती है। ठीक, ये आपको समझ आया होगा। और मैं एक और डायग्राम आपको समझ देता हूं। देखो, ये मुंह से भी रिस्पायरेशन हो सकती है। देखो, ये मुंह से रिस्पायरेशन हो सकती है, लंग से रिस्पायरेशन हो सकती है और स्किन से रिस्पायरेशन होती है। देखो, ये माउथ वाला एरिया है जिसमें ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। ठीक है, होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। देखो, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, पानी में रिस्पायरेशन किससे होगी? क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बाय स्किन। लैंड में स्किन से भी हो सकती है, मुंह से भी हो सकती है और किससे हो सकती है? दैट इज पल्मोनरी, दैट इज थ्रू लंग्स भी हो सकती है। हवा जाएगी नाक में, नाक से बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से जाएगी लंग्स में। और ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होगी। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन मतलब स्किन से ही रिस्पायरेशन होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है, इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, है ना। मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको बहुत अच्छे से बताया है। ये मान के चलो कि हम फ्रॉग की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं अच्छे से बोलूं तो इसमें ब्लड होता है और ब्लड में एचबी प्रेजेंट है। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। फिर ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल का मतलब क्या हो गया कि इसमें खून की नलियों के जरिए ब्लड जाता है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहां पे डबल सर्कुलेशन नहीं होती, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होती है, क्योंकि इनका जो दिल होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। एक वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल्स होते हैं। जितने पॉइंट मैंने बोले हैं उतने दिमाग में रखना फ्रॉग के रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, हार्ट का अगर मैं बताऊं, इधर ध्यान से अच्छे से समझना। ये हमारा हार्ट है, ये हमारा क्या है? हार्ट है। मान ले कि ये फ्रॉग का कोई ऑर्गन है। ऑर्गन मतलब ये कोई उसकी टांग है, लेग है। ठीक है, इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऐसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहां से? फ्रॉग की टांग से ये ऐसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसमें? दैट इज ऑरिकल में। ठीक है, ऑरिकल में आया। कौन सा ब्लड आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। फिर ये कहां गया? वेंट्रिकल में गया। ठीक है, ये वेंट्रिकल में गया। और वेंट्रिकल से आराम से समझना। एक चीज और समझ लो, इधर देखना। इस साइड है लंग्स, ये मान के चलो ये लंग्स है। ठीक है, ये क्या है? लंग्स से भी ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर। दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गए? मिक्स हो गए। जब मिक्स हो गए तो वेंट्रिकल से लेग्स में दोबारा जो ब्लड गया उसमें ऑक्सीजन भी था, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी था, मतलब मिक्स होके गया। और इस साइड से भी लंग्स में ऑक्सीजन वाला ब्लड भी गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी गया। तो एक चीज बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझने वाली है कि जो ऑर्गन होता है जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसको रिटर्निंग में ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिलता है। उसमें से जो ऑक्सीजन वाला होगा वो यूज कर लेगा, डीऑक्सीजनेटेड दोबारा इधर आएगा, फिर दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होगा, क्योंकि जो लंग्स ऑक्सीजन ले वाला ब्लड लाता है, ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होता है। और डीऑक्सीजनेटेड वाला कुछ ऑक्सीजनेटेड लंग्स के पास चला जाता है, कुछ ऑक्सीजनेटेड दोबारा ऑर्गन के पास चला जाता है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है। अच्छा, हिपोटिक, इसमें एक पोर्टल सिस्टम भी होता है, इसको बोलते हैं हिपोटिक पोर्टल सिस्टम और इसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। मेरी बात ध्यान से समझना। देखो ध्यान से समझना। ये हमारा हार्ट है, ठीक है, आराम से समझना। ये हार्ट है, ये हमारे पास ऑर्गन है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मैंने रखी स्मॉल इंटेस्टाइन, आराम से समझना, बिल्कुल प्यार से। टॉपिक टफ है, ठीक है।
जब इसको ऑक्सीजन चाहिए तो इसका ब्लड कहां जाएगा? ऑरिकल्स में जाएगा। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जाएगा, फिर वहां से वेंट्रिकल में आएगा, फिर कहां पे आएगा? वेंट्रिकल्स में आएगा, और वेंट्रिकल से ऑक्सीजन लेने के लिए किसके पास जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, लंग्स के पास से फिर दोबारा कहां पे आता है? ऑरिकल्स में आता है, फिर इधर वेंट्रिकल्स में, और फिर दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, मतलब जब कभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन को डी ऑक्सीजन लेनी होती है तो अपना वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑरिकल्स में भेजता है, हार्ट के पास भेजता है, और फिर ये वेंट्रिकल से लंग्स के पास, और लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना के दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है। मैं ये बोल रहा हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड है ये हार्ट में ना जाए, या किसी और आर्गन के पास चले जाए। जैसे पहले ये किसी और आर्गन के पास चले जाए, किसके पास चले जाए? लीवर के पास चले जाए, और लीवर से लीवर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाए, तो इसको बोलते हैं पोर्टल कर लिया। पोर्टल मतलब इसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसने गायब कर दिया, हार्ट के पास जाने ही नहीं दिया, और इस पोर्टल सिस्टम को बोलते हैं दैट इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या हो गया, देखो ध्यान से, जो लेग्स है, लेग्स भी ऑर्गन है ना, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जब इसको भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो किसके पास जाता है? हार्ट के पास जाता है, नहीं जाता? ये हार्ट है हमारा, इसके ऑरिकल के पास जाएगा, वेंट्रिकल के पास जाएगा, बट इसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट के पास ना जाए, बीच में कोई और इसको पोर्टल कर ले, मतलब कोई और ऑर्गन आ जाए, जैसे किडनी आ जाए, तो यहां पे अब क्या बोलेंगे? इस पोर्टल सिस्टम को क्या बोलेंगे? रीनल पोर्टल सिस्टम। दोनों तरह के पोर्टल सिस्टम फ्रॉग के पास होते हैं। अच्छा, मैं अगर ब्लड की बात करूं, किसकी? फ्रॉग के ब्लड की बात करूं, तो इसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा वही हमारे जैसा WBC होता है जो डिफेंस में मदद करता है, RBC होता है, और RBC में हीमोग्लोबिन होता है, और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। फ्रॉग हैव वेल डेवलप्ड लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो। आप ये भी लिखोगे कि इसके पास लिम्फेटिक सिस्टम भी अच्छा होता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? एक होती है फ्लूइड जिसको बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ जब आप ब्लड में से WBC ना, ब्लड में से क्या निकाल दोगे? ब्लड में से आप जब RBC निकाल दोगे और कुछ लार्ज प्रोटीन निकाल दोगे, तो जो फ्लूइड पीछे बचेगा उसको क्या बोलेंगे? दैट इज लिम्फ बोलेंगे। और ये लिम्फ भी हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। एक्चुअली होता क्या है कि मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ये ब्लड वेसल है ना, इसमें से खून जा रहा होता है, ठीक है, खून जा रहा होता है, तो ये ब्लड यहाँ से थोड़ा सा लीक होता है, ये लीक होता है। WBC RBC वगैरह इधर ही रहते हैं, लार्ज प्रोटीन इधर ही रहता है, बट इसमें से लिम्फ निकल जाता है। लिम्फ का मतलब क्या हो गया कि प्लाज्मा निकलता है, WBC निकलता है, और कुछ स्मॉल प्रोटीन निकलते हैं। अच्छा, ये निकलते क्यों हैं? क्योंकि ये इनको इंटरस्टिशियल सेल्स या स्पेसिस में जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो WBC होते हैं ये आर्मी होते हैं, वहां पे अगर बैक्टीरिया या वायरस कोई आया होगा उसको मारने के लिए वहां पे जाना पड़ता है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या हो गया? ऐसा सिस्टम जो किसमें मदद करेगा? हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट। किसमें मदद करेगा? वेस्ट को रिमूव करने में। कौन सा वेस्ट? दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट। और इसके केस में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो क्या होता है? यूरियोटैलिक। ये यूरियोटैलिक है, वो क्या है? दैट इज यूरिया है, ठीक है। यूरियोटैलिक लिखा हुआ है ना, यूरियोटैलिक होते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअली में यहां पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा हुआ है, आपको बाद में चल के पता चलेगा कि इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आपस में एसोसिएटेड है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी ध्यान से देखो तो इसके पास किडनीज हैं, ये एक यूरिटर है, मैं अच्छे से बोलूं, ये यूरिटर भी है प्लस जेनिटल डक्ट भी है। बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब कि आराम से समझना, देखो आराम से समझना। ये ब्लड आया, इम्प्योर
ब्लड आया, ठीक, यहां पे साफ हुआ और प्योर ब्लड वापस चला गया। जो यूरिन था वो नीचे आया, किडनी से निकला, किसके थ्रू निकला, दैट इज यूरिटर प्लस जेनिटल डक्ट। मतलब एक ऐसी डक्ट है जिसमें यूरिन भी जाता है और स्पर्म भी जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ये देखा होगा कि इसके ऊपर टेस्टिस भी लगे हुए हैं, किडनी के ऊपर टेस्टिस लगे हैं। तो मतलब स्पर्म इधर बनाते हैं और स्पर्म भी उसी डक्ट में डालता है स्पर्म जहां पे यूरिन पास होता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। और यूरिनोजेनिटल डक्ट आगे किस में ओपन होता है? कोलाइका में। कोलाइका एक ऐसी ओपनिंग है जहां पे पॉटी भी आ रही होती है, यूरिन भी इकट्ठा हो रहा होता है, यूरिन भी क्या होता है, इकट्ठा हो रहा होता है, और स्पर्म भी यहीं से निकल के बाहर आते हैं। मतलब मैं अच्छे से बोलूं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और उसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो आपस में एसोसिएटेड होता है। मैं दोबारा बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं किडनीज हैं, किडनी ने इम्प्योर आया, प्योर ब्लड गया, यहां पे यूरिया बना, यूरिन किससे नीचे आया? यूरिनोजेनिटल डक्ट, उसी डक्ट से जिससे स्पर्म यहां अंदर आते हैं और ये यहां पे कोलाइका में एंटर किया। अगर ज्यादा यूरिन आ रहा है तो ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो सकता है और फिर बाद में कोलाइका से यूरिन बाहर आ जाता है। अच्छा, अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो ये यूरियोटैलिक होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं। अगर मैं और अच्छे से बात करूं, कुछ चीजें मैं और डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ यहां पे कि वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। 2 किडनीज हैं, रेड बीन शेप होते हैं, 2 यूरिटर होते हैं। यूरिटर आपने देखा जिसको मैंने यूरिनोजेनिटल डक्ट बोला, फिर एक कोलाइका है, एक यूरिनरी ब्लैडर है। और यूरिनरी ब्लैडर कहां है? प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल टू रेक्टम एंड ओपन्स टू द कोलाइका। जो इसका यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिटर के बाद नहीं आता, पहले कोलाइका होता है और फिर पीछे बैग लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जहां पे यहाँ पे यूरिन ज्यादा होगा ना तो फिर वो बैग में जाके क्या करेगा? स्टोर करेगा। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। यूरिटर एक्ट एज द यूरिनोजेनिटल डक्ट इन मेल फ्रॉग। मेल में ये ऐसी डक्ट है जहां से स्पर्म भी आएगा और प्लस यूरिन भी आएगा, ये चीज भी ध्यान रखना। फीमेल फ्रॉग हैज अ सेपरेट ओविडक्ट दैट ओपन सेपरेटली इन द कोलाइका, और ये यूरियोटैलिक होती हैं। जो फीमेल होता है ना उसमें कोई यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं होती। मतलब फीमेल के केस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम आपस में एसोसिएटेड नहीं होते, वो दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब मैं बोल रहा हूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं पहला जो पढ़ा रहा हूं वो क्या है? दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कौन सा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप मेनली देखोगे तो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस स्पर्म बनाएंगे। ठीक है, जो स्पर्म बनेंगे, यहां पे स्पर्म बनेंगे और ये नीचे आएंगे, किसके जरिए नीचे आएंगे? यूरिनोजेनिटल डक्ट के नीचे की तरफ से। देखो यहां पे भी टेस्टिस है, स्पर्म बनेंगे, नीचे आएंगे किसकी मदद से? यूरिनोजेनिटल डक्ट की वजह से, और फिर कोलाइका से बाहर आते हैं क्या? स्पर्म। ठीक है, अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 येलोइश ओवाइड टेस्टिस होते हैं एडहर्न टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी। ठीक है, ये किडनी के ऊपर लगे होते हैं बाय अ मिजोर्चियम, एक चमड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल फोल्ड होता है किसका? पेरिटोनियम का। मतलब स्किन का 2 फोल्ड करता है और वो जो टेस्टिस होते हैं वो किडनीज के ऊपर लगते हैं। जैसे हमारे केस में टेस्टिस कहां है? स्क्रोटम में, लिफाफे में है ना 2 टेस्टिस, है ना। इसके केस में किडनीज के ऊपर होते हैं। ठीक, फिर जो टेस्टिस है ना उससे छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं, 10 से 12 वास एफरेंशिया निकलती हैं, अराइज होती हैं। ये टेस्टिस हैं, इससे 10 से 12 ट्यूब्स निकलती हैं जिसको बोलते हैं वास एफरेंशिया, अराइज फ्रॉम द टेस्टिस एंड इंटर्स द किडनी। वो फिर किस में जाती है? किडनी टू ओपन इन द बिडर्स कैनाल। और ये वाली किडनी में इंटर करती हैं और किडनी से कहां जाती हैं? बिडर्स कैनाल में। मतलब ये टेस्टिस, छोटे वास एफरेंशिया, फिर ब्रीडर कैनाल, और ब्रीडर क्लैन ओपन होती है किसमें? यूरिनोजेनिटल डक्ट, जिससे यूरिन भी बाहर जाता था। दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन इन द कोलाइका। ठीक है, अच्छा कोलाइका क्या है? एक स्मॉल मीडियम चैम्बर है, एक चैम्बर है, पासिस फीकल मटेरियल मतलब पॉटी, यूरिन एंड द स्पर्म। मैंने ये आपको अच्छे से बता दिया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पार्ट क्या है? दैट इज ओवरीज। ये क्या है? ओवरीज। और
ओवरीज क्या पैदा करते हैं? अंडे। आपको पता है एक टाइम पे वो 2500 अंडे देती है और ये यहां से कोलाइका में इंटर करते हैं। ये कोलाइका है, कोलाइका में इंटर करते हैं बाय अ ओविडक्ट। ओविडक्ट और यूरिटर का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। फिर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं अच्छे से बात करूं तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें 2 ओवरी हैं, नो कनेक्शन टू द किडनी, किडनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, 2 ओविडक्ट हैं, बता दिया है ना। 2 ओवरीज हैं, एक ओवरी दूसरी ओवरी, और 2 ओविडक्ट हैं, ठीक है। और वो डायरेक्ट ओपन होते हैं कोलाइका में, ठीक है। फीमेल लेस 25 से 300 एग ईच टाइम, एक बार में 2500 से 3000 एग रिलीज करते हैं। इसकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, पानी में बता चुका हूं। टेडपोल पैदा होता है, जाइगोट से टेडपोल बनता है जो मेटामॉर्फोसिस करता है और फॉर्म्स क्या करता है? अडल्ट। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया, देखो ध्यान से। इसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अच्छे से बात करूं कि इसकी बॉडी की मूवमेंट्स वगैरह या ग्रोथ वगैरह कौन कंट्रोल करता है, उसके लिए एक सिस्टम बना रखा है इनने। एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम, ये भी वेल डेवलप्ड है, ये भी क्या है? वेल डेवलप्ड है। और इस तरफ से एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी वेल डेवलप्ड है। बात समझ आई कि नहीं है? मैं एंडोक्राइन सिस्टम में क्या लिखा है कि यहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में वही ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। कौन सा? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, ठीक है। मेल में पैनक्रियास, फिर एड्रिनल ग्लैंड, फिर मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। ये वेल डेवलप्ड होते हैं और अपने अपने हार्मोन सेक्रेट करते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग में सेक्रेट करते थे। अच्छा, नर्वस सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखो तो इनमें सीएनएस भी होता है। सीएनएस मतलब बॉडी के बीच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेरी इस एक्चुअली में अगर आप अच्छे बच्चे हो ना तो इसमें सिर्फ ऊपर से आपको बताया, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही आपने याद रखना, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। और ये लेक्चर पढ़ने से पहले आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। और इससे जो नर्व्स निकलती हैं, ब्रेन से निकले तो क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकले तो उसको क्या बोला जाता है? स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स दोनों मिलके क्या बनती हैं? क्या बनता है? दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर आप ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इसका ब्रेन देखो, ब्रेन में देखो तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन है। बताया हुआ ना मैंने अपना ब्रेन भी, ठीक है। ह्यूमन का ब्रेन भी बताया हुआ है मैंने, कौन कौन सा हिस्सा आ जाता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में ओल्फैक्टरी लोब होता है जो सूंघने में मदद करता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है जो थिंक करने में मदद करता है। डाइनसेफ्लिन होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, थ्रस्ट को कंट्रोल करता है, लव को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, देखना कंट्रोल करते हैं, देख के याद करना कंट्रोल करता है। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा होता है जो इसकी बॉडी की इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अच्छा, इनके पास ना सेंसेस ऑर्गन होते हैं। आईज आर सिंपल पोजेसिंग ओनली 1 यूनिट। सिंपल आई होती है जैसे हमारे केस में होती है। एयर भी सेंस ऑर्गन है। एयर आर इंटरनल ओनली ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। और ये जो कान होता है इसका पहला काम क्या है? पहला काम है सुनना, और दूसरा काम है आपकी बॉडी को बैलेंस करना। मैं अच्छे से बोलूं कि कान के 2 फंक्शन होते हैं। एक बॉडी को बैलेंस करना, अगर इधर जा रहा है तो सीधा कर लेता है अपने आप को, इधर जा रहा है तो सीधा कर लेता है। और दूसरा काम होता है सुनना, ठीक है। ये मैंने फ्रॉग के पर्सपेक्टिव से आपको बताया है। फ्रॉग खत्म हो गया। ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अभी भी सुन रहे हो। थैंक यू सो मच। यहाँ पे भी हमारा फ्रॉग कंप्लीट हो जाता है। दुआ है कि कल आपका पेपर बहुत अच्छा हो। नोट्स के लिए फ्रॉग के जो नोट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।